वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी वॉइस प्रेसिडेंट पे। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति पद है वो भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, मतलब स्टैट्यूटरी पद। जो स्टैट्यूटरी हेड ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो रियल हेड है, जो वास्तविक प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का पद छोटा नहीं होता है, ये बड़ा बड़ी पोजीशन ही होती है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया जाए, क्योंकि सारे कंप्लीट एरिया पे नजर रखना ना तो किसी प्रेसिडेंट के बस की, ना ही प्राइम मिनिस्टर के बस की है। ठीक है, तो हर एक जो डिपार्टमेंट होगा वो अलग होगा। जैसे आज अगर हम देख रहे हैं, वो यही डिपार्टमेंटल सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि अलग से रेलवे मंत्रालय है, यानी रेलवे मिनिस्ट्री है, अलग से होम मिनिस्ट्री दी हुई है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री अलग से है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन अलग है, एजुकेशन अलग है, एग्रीकल्चर अलग है। तो इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए, इन सबके अलग अलग मिनिस्टर्स दे दिए। तो उन सबका क्या कॉम्पोजिशन रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं इस काउंसिल को। और उसमें तीन टाइप के बेसिकली मिनिस्टर्स आते हैं, आप चार भी बोल सकते हो। आपको पता, ये जब डिटेल में पढ़ोगे अभी तो पता चल जाएगा कि मैंने चार क्यों लिखे और मैं तीन भी बोल रही हूँ, तो वो क्या मतलब है उसका। तो पहला होता है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होता है हर एक मिनिस्ट्री का हेड, जो डिसीजंस लेता है। ठीक है। दूसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं होता, स्टेट से हर एक मिनिस्टर नहीं आता। ये वो मिनिस्टर होता है, ये वो मंत्री होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर को सलाह देता है, एडवाइजरी देता है। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज या स्वतंत्र प्रभार, ये स्टेट ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं, राज्य मंत्री ही होते हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, लीव पे हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, जब वो अपनी पोजीशन पर नहीं है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपनी ड्यूटी से हट जाता है और उसके पास एक राइट आ जाता है, राइट टू टेक डिसीजंस। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह की पोस्ट पर उनकी पोस्ट पर एक्ट करता है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, बट उसका नाम जो हो जाएगा वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाएगा। लास्ट में आता है डिप्टी मिनिस्टर। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। इनको बोला जाता है, ये एक जूनियर पोस्ट होती है, क्योंकि देखो जितने भी, अब मान लिया रेल मंत्रालय है, रेलवे डिपार्टमेंट है, वहां पर जो उनके हेड है कैबिनेट मिनिस्टर, जो उनके मिनिस्ट्री जिनके पास है, वो जब नहीं है तो कौन आएगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में से ही किसी स्टेट के ही पर्सन को आप स्वतंत्र प्रभार दे दोगे, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दोगे कि अब उनके डिसीजंस आप लीजिए, आप संभालिए। जब तक वो नहीं आते, आने के बाद वापस से वो कैबिनेट मिनिस्टर का एरिया हो जाएगा। डिप्टी मिनिस्टर उनकी हेल्प करने के लिए है। ठीक है। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये तो हमें पता है। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट की है, 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003, आर्टिकल 75 1A। तो इसमें है कि जितनी कुल मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या से 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी लोकसभा में जो सीटें हैं वो 545 हैं, इसका 15% यानी कि 83 मंत्रिपरिषद में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 83 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वही मिनिस्टर्स होते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर इसमें आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, और जो इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब यहां से क्या पता लग रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जिनके पास डिसीजन अथॉरिटी होती है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चले जाते हैं। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना है कानून, तो बनाएगा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन लागू करेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन भी इसको पहले बोलते थे। तो इकोनॉमिस्ट के संतानम ने बोला है कि ये सुपर कैबिनेट है और इसके अध्यक्ष भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ही होते हैं।
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 74 बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। आर्टिकल 75 बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो पावर किसके हाथ में है? मेन राष्ट्रपति, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री भी। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपके मंत्री परिषद के मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, लेकिन उनको विद इन 6 मंथ दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी भी सदन के पार्ट नहीं बन पाते हैं, किसी भी सदन के मिनिस्टर या मेंबर नहीं बन पाते हैं, तो उनको अपनी मिनिस्ट्रियल पोस्ट से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल 75 सबसेक्शन 5 बोलता है। ठीक है। उसके बाद ओथ इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को। सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है लोकसभा की। अब कोई भी काम अगर मंत्री परिषद ने किया तो वो जवाबदेही लोकसभा में जब वो बैठेंगे तो ऑपोजिशन पार्टी उनसे आंसर कर सकती है, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकती है। लेकिन जब लोकसभा नहीं वर्क कर रही है, हर टाइम वर्क नहीं करती ना लोकसभा, वो लोकसभा जब वर्क नहीं कर रही है तो इंडिविजुअली भी उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है कुछ गलत के लिए। तो इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति उनसे डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन अगर कोई भी उनके खिलाफ बात है या कोई भी गलत काम किया हुआ है। तो कलेक्टिवली कहाँ लोकसभा में उनको जवाब देना पड़ सकता है और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद ये एक लिस्ट है हमारे प्रधानमंत्री भारत के जितने रहे हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो 15 अगस्त 1947 से उन्होंने अपना काम संभालिया था। 1964 तक थे, सबसे ज्यादा टाइम के संभाला इन्होंने प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर। और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। ठीक है। गुलजारीलाल नंदा जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ये प्रधानमंत्री नहीं थे। कह सकते हैं कि ये उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। जब प्रधानमंत्री अपनी जगह पर नहीं थे अपनी, तो दूसरे इलेक्शन होने से पहले, दूसरे प्रधानमंत्री आने से पहले उस पद को वेकेट नहीं रखा जाता, तो उस टाइम पर उप कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री उसके बाद थे ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी यात्रा विदेश में हुई थी। तो इन सबसे रिलेटेड आपको ये वाले फैक्ट्स याद रखने हैं कि किन किन से रिलेट। अब जैसे पीवी नरसिम्हा राव है, ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे छोटी कार्यकाल अवधि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर की थी। यहाँ पर क्या हुआ था, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन गई, लेकिन 17 दिन में ही उन्होंने बहुमत खो दिया। लोकसभा में आपको बहुमत मिलेगा तभी आपकी सरकार बनेगी, तो बहुमत खो देने के बाद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर 1998 में सरकार बनाई और पूरे 5 साल कवर किए। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये याद करने जरूरी है, आप ये एक बार देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सबके लिए। बाकी मैंने अलग से डाली हुई हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस। सेम ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मोर देन वंस जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी जी 2 बार और करंटली भी सर्व कर रहे हैं। तो शायद 2024 में भी यही आ जाएंगे। उसके बाद एक आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास यानी कि जो पार्टी केंद्र में है, जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उस पर ऑपोजिशन पार्टी एलिगेशन लगाती है कि अब हमें आप पर विश्वास नहीं है। 2 तरीके से हो सकता है, या तो सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो, 545 सीट में से 51% अगर आपके पास वोट नहीं रहेंगे तो ये एलिगेशन लग सकता है। दूसरा, या फिर ऐसा कोई काम किया हो कि अब सदन को उन सरकार पर या पार्टी पर भरोसा नहीं है। तो दोनों केसेस में ऑपोजिशन पार्टी आपके ऊपर ये अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट कर सकती है। इसका एक प्रोसीजर है, मैंने आपको मेन बातें बता दी कि ये होता क्या है। इसके केंद्रीय अब आर्टिकल 75(3) में लिखा है कि केंद्रीय परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा है कि वो कलेक्टिवली लोकसभा को आंसर कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है। तो अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है ना,
तो प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना जरूरी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लगाना चाह रहा है तो उसको कम से कम 50 मिनिस्टर्स का अप्रूवल चाहिए वहां पर। फिर अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए घोषणा की जाती है। सत्ताधारी पार्टी और गठबंधन को यह साबित करना होगा कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन प्राप्त है। अगर जिस भी सेंट्रल पार्टी को, जिस भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, उसने बहुमत अपना घोषित कर दिया है वहां पर, तो सरकार बनी रहेगी, अदरवाइज गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बहुमत 17 दिन में उन्होंने खो दिया था तो सरकार गिर गई थी। पहली बार अगस्त 1963 में जेपी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और तत्कालीन उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ रखा था। इसमें पक्ष में सिर्फ 62 वोट्स थे और विरोध में 347, तो सरकार गिर गई होगी। संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ रखे गए। ठीक है, 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी मत नहीं जुटा पाने के कारण प्रधानमंत्री चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बाहर विदेश में हुई थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो याद रखने हैं। एक पोस्ट होती है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री की, जो अभी भारत में नहीं है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है ये राजनीतिक पद है। जब कोई भी पार्टी लीडिंग में आती है, कोई भी सरकार बनती है, तो कई बार जरूरी पूरा बहुमत नहीं मिलता, गठबंधन से सरकार बनती है। तो जो अपना अप्रूवल, जो अपने वोट्स आपको दे रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी भी तो पूछेगी ना कि हमें क्या मिलेगा अपना आपको हम समर्थन दे। तो ये एक पद बना दिया गया है कि आपको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इस बारे में हमें सिर्फ 7 उप प्रधानमंत्री की लिस्ट हमारे पास है। पहले हमें पढ़ना है सरदार, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका कार्यकाल 1947 से 50 तक था, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर। ठीक है, इसके बाद अंतिम व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो 2004 में थे। इन सबके बीच में मोरारजी देसाई भी आए थे, जगजीवन राम जी भी आए थे, चौधरी चरण सिंह जी भी, चौधरी देवीलाल जी भी आए थे। तो याद आपको सिर्फ ये 2 रखने के, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी जी 2004 में। ठीक है, उसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगी टर्म, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, ये प्रेसिडेंट एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज पे अपॉइंट होने वाली होती होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखता है, उस पर्सन को एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनके लीगल मैटर्स पे एडवाइस देने के लिए। ठीक है, जिस भी मैटर पे प्रेसिडेंट चाहे, इनका जो टाइम होता है वो यही डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स, और जो ड्यूटी होंगी अटॉर्नी जनरल की वो कोर्ट में ऑडियंसेस की जा सकती हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल shall hold office during the pressure of president and shall receive the remuneration as president may determine code conduct of government business। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।